हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस से हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है 3/50। हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 हमारा डिविडेंड है, 50 हमारा डिवाइजर है। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 50, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल, ये बन जाएगा 30। 30 भी जो है 50 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक जीरो और एक जीरो लग जाएगी यहाँ पे। तो हमें पता है 56 होगा 300 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा जो डिवीजन प्रोसेस है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, फिनिश हो गया। इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लिखेंगे 3/50 इज इक्वल टू 0.06। सो it is a terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 2/9। 2/9 हमारे यहाँ पे डिविडेंड 2 है और डिवाइजर 9 है। अब 2 भी जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल और ये बन जाएगा 20। 9 2s 18 और सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आया 2 हमारे पास। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे 0 और ये 0 को लेकर आएंगे, यहाँ पे बन गया 20। सो 9 2s आ गया हमारे पास 18 और फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 को नीचे लेकर आएंगे 20। 9 2s 18। तो हम हर बारी क्या देख रहे हैं कि हर बारी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ पे क्वोशंट हम 2 लिख रहे हैं तो 18 आ रहा है। तो ये जो स्टेप्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब हमेशा जो है हमारे पास रिमाइंडर 2 आता रहेगा और कभी भी ये जो डिवीजन प्रोसेस है वो फिनिश नहीं होगी। तो जब हमारी डिवीजन प्रोसेस फिनिश नहीं होगी तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर हमारा कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आ गया हमारा 2/9 इज इक्वल टू 0.222 डॉट 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 और इसे हम लिख सकते हैं 0.2 बार। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारे चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर 1 में है और अब ये क्लास 9 में भी आ गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन है ये करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, हम स्टार्ट करेंगे इसका ऑपोजिट लेके कि हमने प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, पर हम इसका ऑपोजिट लेंगे कि हम सपोज करेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है और हम कुछ स्टेप्स करेंगे और हमें एंड में एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी जो हमारे सपोजिशन को क्या करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। ठीक है, तो इस मेथड से हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज या assume that √5 is a rational number। बेटा रैशनल नंबर होता है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b where a and b are integers and b is not equal to 0। so therefore √5 can be written as a/b where a and b are integers, b is non-zero, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा नॉन जीरो। और एक चीज़ और लेके चल रहे हैं कि जो a और b है वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जो उनका कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 है। एंड a, b आर को प्राइम। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं कि a और b जो है वो अपने लोएस्ट टर्म्स में है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम b को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √5b इज इक्वल टू a। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हमें मिल जाएगा √5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर और यहाँ पे मुझे मिलता है
5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब बेटा a स्क्वायर अपॉन 5 यहाँ पे एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर and p divides a square, then it divides उसका स्क्वायर रूट दैट इज a। ठीक है, तो अगर कोई प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो उसके स्क्वायर रूट मतलब a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर जो 5 है वो 25 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, 5 डिवाइड्स 25, तो जो 5 है वो अगर 25 को डिवाइड कर रहा है बेटा, तो 5 जो है उसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रीज़न लिखा है इसका। ठीक है, अब जो 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो है a क्या है हमारा डिविडेंड है और 5 क्या है डिवाइज़र है। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। अब कई बच्चों को ये भी स्टेप समझ में नहीं आता कि मैम ये स्टेप कैसे आया है। 5 डिवाइड्स a का मतलब ये a मेरा डिविडेंड है और मेरा 5 क्या है डिवाइज़र है, तो मेरा कोई कोशेंट आएगा। ठीक है ना, अगर मैं इस कोशेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमने लिखा है डिवाइड्स a, डिवाइड्स का मतलब रिमाइंडर क्या है 0। तो मेरे पास बेटा होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है मेरे पास a, डिवाइज़र क्या है 5, क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया है सी, आप कोई और लेटर भी ले सकते हैं, और रिमाइंडर क्या है 0, तो ये +0 आ गया। तो +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या आ गया मेरे पास a इज इक्वल टू 5c। तो मैंने वही लिखा है a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, तो मुझे मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। मैंने इसकी स्क्वायरिंग क्यों की है, क्योंकि मैं ये जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी, इसे मैं बॉक्स में डाल रही हूँ और इसे मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसे भी बॉक्स में डाला है, इसे दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे था 5, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 5। तो ये कैंसिल हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो मेरे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 उधर जाके ट्रांसपोज हो गया, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b। सेम रीज़न लिखना है, तो दोबारा से सेम रीज़न लिखने की बजाय आप यहाँ पे इसको स्टार दे सकते हैं और लिख सकते हैं यूजिंग स्टार। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 5 डिवाइड्स b, और मैंने यहाँ पे लिखा था 5 डिवाइड्स a। ठीक है ना, ये लिखा है 5 डिवाइड्स a और यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइड्स b। इसका मतलब 5 डिवाइड्स a and b, this means, ना यहाँ पे लिखते हैं here 5 डिवाइड्स a and b, this implies 5 is a common factor of a and b। ठीक है ना, अगर वो a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है तो वो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुई, क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं कि a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब HCF ऑफ a एंड b इज 1। ठीक है, तो उसका मतलब कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता अदर देन 1, पर यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया कि 5 उसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट
दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। ठीक है, और ये कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि A और B क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन जो हमारी एजम्पशन है वो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आया ना कि हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इसलिए राइज की थी क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है। तो इस दैट मीन्स देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग thus √5 is an irrational number। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से लिख के समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो ये हमें डेसिमल्स नंबर्स गिवन है, इन्हें हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है 12.6। तो बेटा 12.6 मीन्स डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में 126/10। और अब जब भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं उसे हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 5 are 10। तो ये आ गया मेरे पास 63/5। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट छोटा सा ही था, तो ये इस पार्ट का आंसर है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 0.0120। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ 0.120/1 2 3 4, 4 zeros। वैसे ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे ये 0 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो मेरे पास आ गया 12/1000। अब इसे हम फर्दर कैंसिल आउट करते हैं। 2 6 are 12, 2 5 are 10 और ये आ गया 500। ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 1 10, 2 5 are 10 और ये आ गया 0। तो मेरे पास आ जाएगा इसका फ्रैक्शन 3/250। तो 0.0120 जो P अपॉन Q फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3/250। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड पार्ट था। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। 3.052 पे बार है। तो थर्ड पार्ट 3.052 और 52 के ऊपर बार है। अब यहाँ जब भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है तो उसे हमने कैसे करना है, ध्यान से समझना है। हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3.052 और 52 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है और कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। तो मतलब 52 जो है वो हमारा रिपीटिंग डिजिट है और 0 जो है वो हमारा रिपीटिंग डिजिट नहीं है। तो हम नॉन रिपीटिंग डिजिट, NDR मीन्स नॉन रिपीटिंग डिजिट, हमारे कितने हैं, 1 है। और रिपीटिंग डिजिट्स लिख लेंगे। रिपीटिंग डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं। 52 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और दोनों तरफ हम सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है 1 है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, और जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल होती है वो एक प्लेस से शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 30.52 का बार। ठीक है बेटा, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नॉन रिपीटिंग डिजिट हमारा 1 था। अब रिपीटिंग डिजिट हमारा क्या है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, तो जब हमने 10x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल जाएगा 1000x, और जब यहाँ पे मैं 30.52 बार को लिख सकती हूँ 52 52 52 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं 100 से
मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस राइट साइड पे क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे मेरा डेसिमल आ जाएगा, तो मेरा आएगा डेसिमल 3052 के बाद डॉट आ जाएगा और 525252 कॉन्टिन्यूड है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 52 के ऊपर बार, और यहाँ पे है मेरा 1000x और इसे मैं देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉन रिपीटिंग डिजिट थे 1, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, और मेरे रिपीटिंग डिजिट से 2, तो मैंने उसी के बाद यहाँ पे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1000x में से हम 10x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 3052.52 बार में से 30.52 बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे एक लाइन में लिख सकते थे, पर मैंने समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1000x में से जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 990x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद तो ये बन गए 0, ठीक है ना। 52 बार कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 2, 5 में से 3 गया 2 आ गया, और ये आ जाएगा मेरे पास 3022। तो मेरे पास 990x आ गया 3022, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x आ जाएगा 990 उधर जाके ट्रांसपोज हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 990। इसे हमने लोएस्ट टर्म्स में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कन्वर्ट करना है, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो 2 से डिविजिबल हैं। सो 2 1s are 2, 1 10, 2 5s are 10, फिर 2 1s are 2, 2 1s are 2, और यहाँ पे 2 4s are 8, फिर आ जाएगा 19, 2 9s are 18, 1 10, 2 5s are 10। तो ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू 1511/495। तो बेटा मेरा x क्या था, ठीक है, मेरा x था 3.052 बार, तो हम लिखेंगे therefore 3.052 और बार था 52, वो किसके इक्वल है, 1511/495 के इक्वल है। ठीक है, तो ये था मेरा थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1.235 और बार है हमारा 35 के ऊपर। तो हम सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.235 और बार है 35। तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट डेसिमल के बाद जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है ना, एक ही डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है, और रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं डेसिमल के बाद, 35, मतलब 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मिल जाएगा 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और मेरे पास आ जाएगा 12.35 और बार इसके ऊपर, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये करने के बाद जो हमारे रिपीटिंग डिजिट्स हैं 2, इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, तो 10x को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 12.35 बार को मैं लिख सकती हूँ 353535 सो ऑन इनटू 100। ठीक है, तो जब हमने इसके 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पे, तो यहाँ पे आएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1000x इज इक्वल टू 1235, और अभी मेरी डेसिमल आ गई यहाँ पे, और 3535 रिपीट हो रहा है तो 35 के ऊपर मैं लगा दूंगी बार, और ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। हमने सेम स्टेप्स किए हैं जो हमने प्रीवियस पार्ट में किए थे। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, सो 1000x में से हम 10x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 1235.35 बार में से 12.35 बार जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 990x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद आ गया 0 मेरे पास, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये 2 और ये 1, तो 990x आ गया मेरे पास 1223। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1223/990। ठीक है, और ये जो है फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है,
क्योंकि इसका सम भी अगर हम करें 5, 6, 7, 8 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो और ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसका मतलब जो मेरी x की वैल्यू थी मेरी 1.235, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1.235 के ऊपर बार इज इक्वल टू 1223 अपॉन 990। ठीक है, तो ये बेटा मेरा फोर्थ पार्ट था। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट से। फिफ्थ पार्ट है 0.23 और बार है 23 के ऊपर, तो स्टार्ट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.23, बार है 23 के ऊपर। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट तो हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ रिपीटिंग डिजिट है, तो रिपीटिंग डिजिट हमारे 2 हैं, तो हम यहाँ पे इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है ना, हमारा नॉन रिपीटिंग डिजिट तो था ही नहीं, सिर्फ रिपीटिंग डिजिट है 2, तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 लिखेंगे। ठीक है, तो x को भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे बेटा 0.23 बार को हम लिख सकते हैं 0.232323 डॉट डॉट डॉट, और उसको हम क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया मेरे पास 100x। और यहाँ पे जो डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगी राइट साइड को, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 23.232323 सो ऑन, तो 23 के ऊपर बार, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो 100x में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 23.23 बार में से हम 0.23 बार को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 100 में से, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हुआ बेटा 1 हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 100 में से 1 गया होता है 99, तो ये आ गया 99x। यहाँ पे डेसिमल के बाद आ गया हमारा 0, 23 बार ये सारे जो जितने भी 23 थे वो कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए रिमाइंडर, तो 23 में से 0 गया, यहाँ पे आ जाएगा 23। तो मतलब 99x किसके इक्वल है 23 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 अपॉन 99, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म्स में है। तो हमारा x क्या था, हमारा x था 0.23 बार, तो दैट मीन 0.23 बार इज इक्वल टू 23 अपॉन 99, और ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं कि ये कैसे करने हैं क्वेश्चंस। मैं सेम मेथड ही यूज कर रही हूँ हर पार्ट में, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 2.05 और 5 के ऊपर बार है, तो लेट x इज इक्वल टू 2.05 और 5 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारा नॉन रिपीटिंग डिजिट अकेला 0 है, मीन्स एक डिजिट है ऐसा जो नॉन रिपीटिंग है, और रिपीटिंग डिजिट्स है जो हमारा 5 है वो ऐसा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। So number of repeating digits is 1, number of non-repeating digits is also 1। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट है 1, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10x मिल जाएगा, और जो डेसिमल है वो यहाँ पे एक प्लेस शिफ्ट कर जाएगी राइट साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा 20.5 बार, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं मेरे पास, एक ही है, तो मैं यहाँ पे मैं दोबारा से क्या करूँगी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो हमें देखना है कि अगर मेरे पास 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, 1 रिपीटिंग डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब उतनी ही जीरोस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 10x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, और 20.5 बार को मैं लिख सकती हूँ 20.555 एंड सो ऑन, और उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 100x, और यहाँ पे जो डेसिमल है वो एक प्लेस शिफ्ट कर जाएगी राइट साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा 205.555, तो 5 के ऊपर बार आ गया, और ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इक्वेशन 3 लिखते हैं सबसे पहले। इक्वेशन 3 है 100x, और उसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड, वो जो कि है 10x इज इक्वल टू लिखते हैं, तो यहाँ पे है 205.5 बार, और ये था मेरे पास 20.5 के ऊपर बार। ठीक है बेटा, तो 100 में से 10 गए होता है 90x,
और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डेसिमल के बाद 0 और ये आ गया 5, 10 में से 2 गए 8 और ये आ गया 185.0। तो दैट मीन्स 90x को हम लिख सकते हैं 185। तो x की वैल्यू आ जाएगी 185/90। ये फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 के साथ कैंसिल हो सकता है। सो 5 3 15 और बचा हमारे पास 35, तो ये आ गया 5 7 35। यहाँ पे आ जाता है 18, 5 90 होता तो यहाँ पे आ गया 18। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 37/18 और x हम लेके चले थे 2.05 के ऊपर बार, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2.05 के ऊपर बार इज इक्वल टू 37/18। ठीक है बेटा, ये हमारा है 6th पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट है 2.125 और 5 के ऊपर बार है, तो हम सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 2.125 के ऊपर बार। हमने सेम मेथड सेम स्टेप्स लिख रहे हैं बार बार, तो इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट जो है वो नॉन रिपीटिंग है, 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं 2। ठीक है ना, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आर 2 एंड नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आर 1। सिर्फ 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले करेंगे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं 2, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी जीरोज हो जाएंगे? 2 जीरोज हो जाएंगी। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 100x मिलेगा और यहाँ पे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 इधर 1 0 इधर, तो जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 212.5 और 5 के ऊपर बार, और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब रिपीटिंग डिजिट्स हैं 1 मेरे पास, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी दोनों तरफ 10 के साथ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x इंटू 10 लिखेंगे और यहाँ पे 212.5 बार को लिख सकते हैं 555 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें एक 0 है, तो मुझे मिल जाएगा 1000x और यहाँ पे आ जाएगा 2125 डॉट के बाद 55 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 5 बार, और ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो उसके बाद सेम चीज़ करनी है। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया मेरे पास 1000x में से हम 100x को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे 2125 और 5 के ऊपर यहाँ पे बार में से 212.5 के ऊपर बार को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 में से 100 गया 900 होता है, तो ये 900x आ गया इज इक्वल टू डेसिमल के बाद आ जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या आएगा। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और ये बन जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9 और ये 2 को कैंसिल करके आ जाएगा 1। तो 1913 आ गया, 900x आ गया 1913। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1913/900, और इसको अगर हम ऐड भी करके देखें तो 9 + 1 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 बनता है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी ये डिविजिबल नहीं है, तो ये मेरा x की वैल्यू है। तो मेरा x क्या था? x मेरा था 2.12 और 5 के ऊपर बार, वो मेरा x था, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया 1913/900। ठीक है बेटा, तो ये मेरा 7th पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट 3.125 के ऊपर बार है। लेट x इज इक्वल टू 3.12 और 5 के ऊपर बार, और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं आप बताइए मुझे। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितने हैं? 2 डिजिट्स हैं जो नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं डेसिमल के बाद? एक ही है, 5 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे 2 zeros मतलब 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 100x, और जो ये डेसिमल है ये 2 प्लेसेस शिफ्ट होगी राइट साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 312.5 बार और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब रिपीटिंग डिजिट्स है हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो 100x को 10 से मल्टीप्लाई किया और 312.5 बार को लिख सकते हैं 555 डॉट 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 और इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1000x और यहाँ पे डेसिमल जो है वो एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी तो मुझे मिल जाएगा 3125.555 तो 5 के ऊपर बार। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे हमने पहले किया है इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड है 1000x और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है 100x और इस साइड लिखेंगे 3125.5 का बार और यहाँ पे 312.5 का बार, दोनों की राइट हैंड साइड्स लिख ली हैं। अब इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो 1000x में से 100x का बेटा होता है 900x। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद आ गई 0, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गया हमारे पास आता है 8 और ये इसे काट के रह गया 2 तो ये आ गया 2813। तो इसका मतलब ये है कि जो 900x है वो 2813 के इक्वल है। ये डेसिमल है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 2813 अपॉन 900 आ गया और ये फर्दर जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमारा x क्या था, हमारा x देख लेते हैं 3.12, देयरफॉर 3.12 और 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 2813 अपॉन 900। ठीक है, तो ये हमारा था 8th पार्ट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये कैसे कर रहे हैं। सेम ही मेथड यूज़ किया है और एक ही मेथड के साथ हम ये सारे पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9th पार्ट, 2.1625 और 1625 के ऊपर बार है। सो लेट x इज इक्वल टू 2.1625 और ये बार। ठीक है, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे बेटा नॉन रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल तो कोई है ही नहीं, तो वो है 0। ठीक है, हमारे पास सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स हैं। रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1625 1625 1625, तो रिपीटिंग डिजिट्स हैं हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं तो हम किसी चीज़ के साथ 10 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो सीधा रिपीटिंग डिजिट्स है हमारे पास 4। तो हम इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ कितनी जीरोज़ होंगी, हमारी 4 जीरोज़ होंगी, मीन्स हम 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 10,000x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2.1625 बार का मतलब है 1625 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1625 जो है वो रिपीट हो रहा है और उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10,000 के साथ। इसका मतलब जो यहाँ पे जो डेसिमल है वो कितने प्लेसेस शिफ्ट होगी, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस शिफ्ट होगी, 1 2 3 और 4। जो डेसिमल है मेरी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये होगा हमारा 10,000 x इज इक्वल टू 21625 फिर डेसिमल और 1625 रिपीट हो रहा है, सो 1625 के ऊपर आ जाएगा बार और ये मेरी इक्वेशन नंबर है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10,000 x में से हम क्या कर रहे हैं, x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 21625.1625 के ऊपर बार है, उसमें से हम 2.1625 इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 में से x गया, ठीक है ना, 10,000 में से मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 10,000 में से जब 1 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9999x आ जाएगा इज इक्वल टू, और डेसिमल के बाद ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा और 5 में से 2 गया 3, ये आ गया 2 6 1 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 9999x इज इक्वल टू 21623 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 21623 अपॉन
9999, ठीक है। और x क्या था मेरा, x था 2.1625, इसके ऊपर बार, इसका मतलब ये p अपॉन q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 21623/9999, ठीक है बेटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का 9th पार्ट था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके 9 पार्ट्स थे, तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट है 0.532, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करना है। 0.532 बेटा 0.5 तक देखेंगे, पहले 10th प्लेस तक देखेंगे। 0.5 जो है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 0 और 1 को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0.1, 0.2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास है 0.53, ये मतलब 10th प्लेस और ये हमारा 100th प्लेस। तो यहाँ पे देखते हैं 0.5 ये रहा। अब हमारे पास 100th प्लेस पे है 3, इसका मतलब जो 0.53 है वो 0.5 और 0.6 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा इस पोर्शन पे। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो ये इस पोर्शन में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पोर्शन को क्या करेंगे, एक और हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, इस पोर्शन में लाई करेगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, जो है जूम कर देंगे, ठीक है, मैग्नीफाई कर देंगे। तो ये हम इसको ऐसे मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 0.5 और 0.6 के बीच में हमारा 0.53 लाई कर रहा है। 0.5 को मैं लिख सकती हूँ 0.50 और 0.6 को लिख सकती हूँ 0.60, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी 1000th प्लेस क्या है। अब मेरे पास है 0.532 है, ठीक है। तो 0.532 जो है वो लाई करेगा, देखो 0.532 जो है वो 0.53 और 0.54 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को भी क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। इसको मैंने हाईलाइट किया है और हाईलाइट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे और मैग्नीफाई करेंगे और जो है वो जूम करेंगे और देखते हैं 0.532 कैसे लाई करेगा। तो 0.53 को मैं लिख सकती हूँ 0.530 एंड 0.54 को लिख सकती हूँ 0.540। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.531, 0.532, 0.533 एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0.532 चाहिए। तो ये आ गया मेरा 0.532 यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया मेरा 0.532, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा 1.15 बार जो है वो 5 के ऊपर है। इसका मतलब है जो डिजिट 5 है वो रिपीट कर रहा है और ये जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। 1.15 बार जो है बेटा वो हम इसे लिख सकते हैं 1.1555 डॉट डॉट डॉट, मीन्स जो डिजिट 5 है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1.1 तक, सिर्फ 10th प्लेस तक देखेंगे। तो जो 1.1 है ये लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में 1.1 लाई करता है और 1 और 2 को मैं लिख सकती हूँ 1.0 एंड 2.0 और इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मेरे पास आ गया 1.0 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। अब मेरा क्या है, 100th प्लेस देखेंगे। 100th प्लेस है मेरे पास 1.15, ठीक है ना। 100th प्लेस चेक करते हैं। तो 1.15 जो है वो लाई करेगा 1.1 और 1.2 के बीच में, क्योंकि 1.1 होता है बेटा 1.10 और 1.2 होता है 1.20। तो 1.15 जो है वो 1.10 और 1.20 के बीच में लाई करेगा। तो मैं इसे कर दूंगी हाईलाइट, इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे, मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो अब ये 1.1 और 1.20 को हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया। इसे मैं लिख देंगी 1.10 और यहाँ पे लिख देंगे 1.20 और यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा नेक्स्ट 1.11, फिर आ जाएगा 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 एंड 1.20। अब मेरा जो उसके बाद है 1000th प्लेस है 1.155,
ठीक है। 1000th जो है प्लेस है वो 1.155 है। अब देखिए यहाँ पे 1.15 ये रहा और 1.16 ये रहा, ठीक है। और 1.15 का मतलब 1.150 और 1.6 का मतलब होता है यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो 1.15 का मतलब 1.150, 1.16 का मतलब 1.160, 1.155 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इस पोर्शन को हाईलाइट करेंगे और इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, जूम करेंगे और इसको हम और देखेंगे कि इसके बीच में हमारा जो नंबर है वो कैसे लाई करेगा। अब हम आ जाते हैं हमारे 10,000th प्लेस पे, ठीक है। वो है हमारे पास 1.1555, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 1.15 को मैं लिख सकती हूँ 1.150, 1.160, तो ये नंबर आ जाएगा मेरा यहाँ पे लिखते हैं 1.151, ये आ जाएगा 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158 एंड 1.159, 1.160। अब हमारे पास है 1.1555, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मेरे पास 1.155 और ये है 1.156, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1.1550 एंड 1.1560। इसका मतलब जो 1.1555 है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इस पोर्शन को मैंने फिर से क्या किया, हाईलाइट किया और इसको हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे इस इतने पोर्शन को। तो ये हम कर रहे हैं जूम, इतने पोर्शन को हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा 1.155 के साथ मैं एक ज़ीरो लगा सकती हूँ, 1.156 के साथ भी एक ज़ीरो लगा सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1.1551, यह आ जाएगा 1.1552, यह आ जाएगा 1.1553, ये आ जाएगा 1.1554, ये नंबर आ जाएगा 1.1555, ये आ जाएगा 1.1556 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे नंबर चाहिए मेरा 1.1555 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये नेवर एंडिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो देखो मेरा 1.555 तो ये रहा, 1.1555 तो ये रहा, बट 55 के बाद भी जो 5 है वो चलता जा रहा है। तो मतलब मैं क्या करूँगी, अब इसको और हम कितना भी मैग्नीफाई कर लें, हमने ऑलरेडी 3 स्टेप्स में इसको मैग्नीफाई करके सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से देख लिया है कि कितना है, तो हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.1555 के बाद एक और यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगाएंगे और बोलेंगे कि जो ये वाला पॉइंट है ये है हमारा 1.15 बार, ठीक है। तो ये हमारा हमने 1.15 बार को क्या कर दिया, लोकेट कर दिया एंड वी हैव शोन दिस थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 3 and 4 में। तो बेटा यहाँ पे n क्या है, 6 है, मीन्स हमने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी हमने जितने भी n दिया होता है, मतलब यहाँ पे n 6 है, तो हम क्या करेंगे, n+1 निकालेंगे। यहाँ पे n+1 क्या हो गया, 6+1 दैट इज 7। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 रैशनल नंबर्स हैं 3 उसको हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 4 है उसको भी हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 3 7 21, 21/7 और यहाँ पे मुझे मिल गया 4 7 28, 28/7। अब मैंने क्या किया कि ये मैंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो है फाइंड आउट किए हैं 3 और 4 का। तो अब मुझे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच में। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 and 28/7 are 22/7, 23/7,
24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो मुझे एग्जैक्ट 6 रैशनल नंबर्स मिल गए 3 और 4 के बीच में। पर बेटा इसका एक ऑल्टरनेटिव है, अदर मेथड भी है, आसान तरीका भी है कि आपने ज़रूरी नहीं है कि 7/7 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। आप क्या कर सकते हैं, सीधा 10/10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10/10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30/10 मिल गया, और 4 को 10/10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 40/10 मिल गया। तो 30/10 और 40/10 में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो आप कोई भी 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ओके, राइट एनी 6 rational numbers between 30/10 and 40/10। तो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू है 5, तो हम n+1 निकालेंगे, तो 5 + 1 क्या हो गया 6। तो इससे हमारे पास एग्जैक्ट जो है 5 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे 2/5 एंड 3/5 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 12/30, एंड 3/5 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 18/30। तो मैंने ये क्या किया है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 12/30, 3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 18/30। अब मुझे लिखना है 5 रैशनल नंबर्स, सो देयरफॉर 5 rational numbers between 2/5 and 3/5 are, अब 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 12/30, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 12/30 एंड 18/30 आर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, तो इसे मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। इससे हमारे पास एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर्स आए हैं बिटवीन 12/30 एंड 18/30। ठीक है बेटा, और इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको n+1 निकालना है। सेकेंड मेथड, आप सीधा क्या कर सकते हैं, दोनों रैशनल नंबर जो हमें गिवन है 2/5 एंड 3/5, उनको 10/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2/5 इंटू 10/10 एंड 3/5 इंटू 10/10। तो इससे क्या मिल जाएगा आपके पास 20/50, और इससे मिल जाएगा आपके पास 30/50। तो यू कैन राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 20/50 एंड 30/50। ठीक है, आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं इनके बीच में। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। बेटा ये सिमिलर क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमने इनका डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है, 1/6 एंड 2/5। तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज 30। क्यों 30, मैंने सीधा 30 इनका प्रोडक्ट कैसे लिख लिया, क्योंकि ये आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मीन्स इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, तो 6 5 30 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, 1/6 का इक्विवेलेंट जो है रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर होगा 30। तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 30 है, वो होता है 5। सो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/30। ऐसे 2/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर जो है वो मेरा 30 आए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 से, तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12/30। अब 5/30 और 12/30 जो है वो 1/6 और 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। मुझे इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे 5 और 12 है, तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी 5 रैशनल नंबर्स जो हैं ऑलरेडी लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स between 5/30 and 12/30 are। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5 आर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जो है वो लाइन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6/30, 7/30, 8/30,
9/30, 10/30। हमने 5 रैशनल नंबर्स लिखने थे तो हमने ये 5 रैशनल नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, तो इससे ये क्वेश्चन जो है फिनिश होता है। Question number 8. If x/3 plus x/5 is equal to 16/15, find the rational number x. तो हमें गिवन है x/3 plus x/5 is equal to 16/15। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का LCM लेंगे। 3 और 5 का LCM होता है 15, ठीक है। और 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 15 को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट आता है 5। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5x। ऐसे ही जब 15 को 5 से डिवाइड किया तो कोशेंट आता है 3। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x इज इक्वल टू 16/15। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 5x प्लस 3x इज 8x। 8x/15 इज इक्वल टू 16/15। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 8x 15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16/15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे 15 और 15 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास रह गया 8x इज इक्वल टू 16। तो 8x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द रैशनल नंबर x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वो क्या आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। लेट a and b be two non-zero rational numbers such that a plus 1/b is equal to 0. Without assigning any numerical values, determine whether AB is positive or negative. Justify your answer। उन्होंने बोला है कि A और B जो है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं और कोई हमने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देनी। A और B को मीन्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को दिए बिना हमने ये बताना है कि क्या जो AB है मीन्स A और B का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अब हमें गिवन है बेटा कि A प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। ठीक है, और A और B क्या नॉन जीरो है, मीन्स A भी नॉन जीरो है और B भी नॉन जीरो, और ये हमें ये चीज जो है वो गिवन है। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1/b जो है वो प्लस का है, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -1/b हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे a इज इक्वल टू -1/b है, तो ये डिनोमिनेटर में है और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू -1। ठीक है, AB की वैल्यू क्या आ गई, -1 होगी, मीन्स AB का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, विच इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्होंने पूछा है डिटर्मिन वेदर AB इज पॉजिटिव नेगेटिव, सो देयरफॉर AB इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occurs in the 4th decimal place। वो बोल रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और उसका जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है मीन्स जो 10,000th प्लेस पे है। ठीक है ना, occurs in the 4th decimal place। ठीक है, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/10⁴ वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। उन्होंने बोला है कि जो ऐसा नंबर है जहाँ पे 4th डेसिमल प्लेस तक है और जो लास्ट डिजिट है वो नॉन जीरो है, वो जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, p/10⁴ की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो p है वो क्या है, p यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है जो 10 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 10 का मतलब 10 के जो फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। ठीक है ना, 10 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 and 5। इसका मतलब ना वो 2 से डिविजिबल है ना वो 5 से डिविजिबल है। p एक ऐसा इंटीजर है। इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर when written in the lowest form is divisible by 2⁴ और 5⁴। बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो p/10⁴ में है और वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना, मीन्स लोएस्ट फॉर्म का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आगे जो है कैंसिल आउट नहीं हो सकते, उनका HCF क्या है, 1 है। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो डिनोमिनेटर है इट इज़ डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴। ठीक है, अपने रीजन देने हैं, गिव रीजन। सो स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1।
लेट अस टेक द नंबर 0.1024। ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि जो फोर्थ डेसिमल प्लेस है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो जो हमारी फोर्थ डेसिमल प्लेस है 10,000th प्लेस है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो अब ये 0.1024 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में 1024 अपॉन 10,000। ठीक है, 1 2 3 4 है ना डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो हमने इसको क्या किया 10,000 के साथ डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4 और ये आ जाएगा 2 5 10, 1 2 3, तो मेरे पास आ गया 512 अपॉन 5,000। ठीक है, ये फर्दर कैंसिल हो सकता है। 2 2 4, 1 11, 2 5 10, 1 12, 2 6 12 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 2 4, 1 10, 2 5 10 और ये आ गया मेरे पास 0 0। ठीक है, ये फर्दर कैंसिल हो सकता है। 2 1 2, 2 2 4, 1 16, 2 8 16 एंड 2 1 2, 2 2 4, 1 10, 2 5 10 एंड 0। अभी भी यहाँ पे 0 और ये 8 है, इवन नंबर है, ये फर्दर 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। सो 2 6 12, 2 4 8 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 6 12, 2 2 4, 1 10, 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 64 अपॉन 625। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 512 अपॉन 5,000 आया, फिर उसको कैंसिल आउट किया 256 अपॉन 2,500 आया, फिर आया 128 अपॉन 1250 और फिर फर्दर कैंसिल आउट होकर आ गया 64 अपॉन 625। अब 64 अपॉन 625 को मैं लिख सकती हूँ, जो 625 होता है वो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हम लिख सकते हैं 64 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 4। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5 रेज़ टू पावर 4 आ गया, तो जो ये इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो मेरा डिवाइड हो रहा है 5 रेज़ टू पावर 4 के साथ। सो हियर डिनोमिनेटर is divisible by 5 raised to power 4। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे लेते हैं 0.1875। ठीक है ना, जो मेरा फोर्थ डेसिमल प्लेस है वो नॉन ज़ीरो है, तो 0.1875 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1875 अपॉन 10,000। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करते हैं, ये 5 से डिविजिबल है। सो 5 3 15, 37, 5 7 35, 2 25, 5 5 25 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5 2 10 फिर और 3 zeros, तो मेरे पास आ गया 375 अपॉन 2000। अब 375 अपॉन 2000 फर्दर डिविजिबल है 5 से, तो ये आ जाएगा 5 7 35, 25 बचा, 5 5 25, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 20 और 0 0, तो मेरे पास आ गया 75 अपॉन 400। इसको मैं फर्दर कैंसिल आउट कर सकती हूँ 5 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 5 75 होता है, तो 5 इंटू 15 75 और ये आ जाएगा 5 8 40 और 5 0 0। ये आ गया मेरे पास 15 अपॉन 80। 15 अपॉन 80 को मैं फर्दर कैंसिल आउट कर सकती हूँ। 5 3 15 और 5 16 5 80 होता है, तो 5 16 80 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 3 अपॉन 16। ठीक है, जो 3 अपॉन 16 है, 3 अपॉन 16 को मैं लिख सकती हूँ, 16 जो है वो लिख सकते हैं 2 2 4 2 8 2 16, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बच गया 3 रेज़ टू पावर 4 बच गया, तो हियर डिनोमिनेटर is divisible by 2 raised to power 4। ठीक है ना बेटा, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा, एक एग्जाम्पल लिया जहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गया था 5 रेज़ टू पावर 4, तो ये जो डिनोमिनेटर था वो 5 रेज़ टू पावर 4 के साथ डिविजिबल था। सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू पावर 4 के साथ डिविजिबल है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3। हम लेते हैं 5.0007। ठीक है, अब जब हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे तो 5.0007 को हम लिख सकते हैं 50007 अपॉन 10,000। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो है
ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है क्योंकि ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, इनका जो HCF है वो ऑलरेडी 1 है। तो मैं इसे आगे कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 50007 और 10,000 को लिख सकते हैं हम 10⁻⁴। ठीक है, अब 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 5। तो मैं इसे आगे लिख सकती हूँ 50007 अपॉन 2 × 5 होल रेज़ टू पावर 4, जिसे मैं लिख सकती हूँ 50007 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 × 5 रेज़ टू पावर 4। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 5 रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 रेज़ टू पावर 4 के साथ और 5 रेज़ टू पावर 4 दोनों के साथ ही डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखूंगी हियर denominator is divisible by both 2 raised to power 4 and 5 raised to power 4। ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अच्छा देखो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट कर लिया कि p/10⁻⁴ की फॉर्म में उसको हमने लिख लिया, p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है ना, उसके बाद इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू पावर 4 और 5 रेज़ टू पावर 4। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो जो डिनोमिनेटर है वो 5 रेज़ टू पावर 4 के साथ डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखा कि जब वो अपनी लोएस्ट टर्म्स में था तो जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू पावर 4 के साथ डिविजिबल है। और हमने थर्ड एग्जाम्पल में देखा कि जब ये हमारा फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, लोएस्ट टर्म्स में था तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 5 रेज़ टू पावर 4 दोनों के साथ ही डिविजिबल है। तो क्या ये नेसेसरी है, तो यस, इसका आंसर हम लिखेंगे कि यस इट इज नेसेसरी। यस इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर is divisible by 2 raised to power 4 और 5 raised to power 4। तो हम इसका रीज़न ये लिख सकते हैं कि when the rational number is reduced to its lowest form, either factor, that is 2 raised to power 4 or 5 raised to power 4 or both, will remain uncancelled in the denominator। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। Without performing division, determine whether the decimal expansion of 18/125 is terminating or non-terminating. If it terminates, state the number of decimal places। तो यहाँ पे बेटा हमने ये बताना है कि 18/125 जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और हमने डिवीजन कर किए बिना ये बताना है। तो हमें पता है कि अगर हमें एक रैशनल नंबर गिवन है और वो अगर अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है तो जो डिनोमिनेटर होता है, सो अगर p/q अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, वो लोवेस्ट फॉर्म चेक करनी होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो q को हमने फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, तो अगर q जो है वो 2 रेज़्ड टू पावर m इंटू 5 रेज़्ड टू पावर n की फॉर्म में है, तो जो रैशनल नंबर है वो क्या करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे 18/125 होता है 5 × 5 × 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 18/5 रेज़्ड टू पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर is of the form 2 रेज़्ड टू पावर m इंटू 5 रेज़्ड टू पावर n। कैसे, बिकॉज
5 रेज़ टू पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 रेज़ टू पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 5 रेज़ टू पावर 3 को हम 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्योंकि हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब उन्होंने आगे पूछा है इफ़ इट टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जो लार्जर ऑफ द पावर्स ऑफ 2 और 5 होती है वो हमें बताती है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस is the larger of the powers of 2 and 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 में से ज़्यादा पावर किसकी है? 2 तो हमारे पास था ही नहीं, यहाँ पे पावर है 0, तो 5 की पावर क्या है? 3 है। सो हियर द लार्जेस्ट पावर क्या है हमारी? हियर इट इज़ या here the highest power is 3, ऐसे लिख देते हैं। here the highest power is 3, so therefore it will terminate after 3 decimal places। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। हमारे पास जो नंबर है वो गिवन है 18/125 गिवन है। ठीक है ना, 18/125 को हमने लिख लिया था 18/5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना होता है ना, बैलेंस करना होता है। हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 कर दूँगी। मीन्स मुझे क्या करना होता है 5 रेज़ टू पावर m एंड 2 रेज़ टू पावर n जो है वो यहाँ पे पावर्स क्या करनी होती हैं? बैलेंस आउट करनी होती है। तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। वो मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये बन जाएगा 18 इंटू 8 और ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10 और होल रेज़ टू पावर 3। तो 18 8 होता है 144 और ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है ना, तो 144/1000 हो गया और इसे मैं लिख सकती हूँ 0.144। ठीक है, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या कर गया? टर्मिनेट कर गया। ये हमने विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो 5 रेज़ टू पावर 3 था तो मुझे 2 भी चाहिए, तो 2 की भी पावर क्या होगी? जो हमारी 5 की पावर थी, जो मैक्सिमम पावर होती है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और अकेला मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकती थी तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना था। तो इस तरीके से हमने उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी चेक कर लिया कि वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है और उसके बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A rational number in its lowest form has denominator 2 raised to power 3 into 5. How many decimal places will its decimal expansion have? Explain your answer। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में ही ये करके देखा है। तो सपोज हमारे पास कोई रैशनल नंबर है p/q फॉर्म में और वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है और वो बोल रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, q है, वो है 2 raised to power 3 into 5। तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव? और मैंने अभी आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होती है 2 और 5 की उतनी ही हमारी डेसिमल प्लेसेस होती हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 3 और 5 की पावर यहाँ पे है क्या है? 1 है। तो दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की है, जो कि है 3। तो इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसके कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर among 2 and 5 is 3. Therefore, the decimal expansion will have 3 decimal places। ठीक है बेटा, तो ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल लेके समझा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
Let A is equal to 7/12 and B is equal to 5/6. Express both A and B in the form K1/m and K2/m, where K1, K2 and m are integers and K2 minus K1 is greater than 6. तो वो कह रहा है कि ये दो हमारे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इनको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो इनमें क्या डिफरेंस है कि हमारा K1, K2 न्यूमरेटर तो डिफरेंट है, पर जो डिनोमिनेटर वो क्या है, हमने सेम करना है. मीन्स इन दोनों रैशनल नंबर्स की हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. K1, K2, m क्या है, हमारे इंटीजर्स है. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इंटीजर है. और हमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो K2 माइनस K1 है वो ग्रेटर देन 6 है. मीन्स जो न्यूमरेटर्स के बीच में डिफरेंस है वो 6 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले इतना करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे A है 7/12 और B है 5/6. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि K1/m और K2/m की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 6 जो होता है वो होता है 12. करके भी देख लेते हैं. 6 एंड 12, सो 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 3 एज इट इज़, 2 3s are 6 और ये 3 1s are 3. तो 2 2s are 4, 4 3s are 12. तो 12 और 6 का एलसीएम हो गया 12. तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 12 ऑलरेडी ही है, पर यहाँ पे 5/6 है. तो इसका डिनोमिनेटर में 12 कैसे कर सकती हूँ, जब मैं 2/2 के साथ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, तो मुझे मिल जाएगा 10/12. ठीक है, तो अब हमने इसको K1/m और K2/m की फॉर्म में लिख लिया है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे K1 इज़ इक्वल टू 7 एंड K2 इज़ इक्वल टू 10 और हमने m क्या लिख दिया, यहाँ पे 12 ले लिया. तो वो बोल रहे हैं आगे कि जो कंडीशन हमें गिवन है K2 माइनस K1 इज़ ग्रेटर देन 6. तो यहाँ पे K2 माइनस K1 बेटा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 7 आ जाएगा, जो कि होता है 3, और 3 जो होता है वो स्मॉलर देन 6 है. पर हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 6 चाहिए. तो इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 6. ठीक है, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6. तो हम क्या करेंगे, हमें एक और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट K2 माइनस K1 जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए. तो बेटा अगर हम 7/12 को 2/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 14/24, और 10/12 को अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20/24. तो अगर इसको हम K1 लें 14 को और K2 को लें हम 20, तो 20 माइनस 14 होता है 6, और हमें चाहिए ग्रेटर देन 6. ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 6 नहीं है, वो तो क्या है, इक्वल टू 6 आ गया. तो हम ये जो है 2/2 से भी मल्टीप्लाई करके हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, 7/12 और 10/12 को पहले हमने अब 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, 7/12 इंटू 3/3, तो हमें मिल गया 21/36, और यहाँ पे 10/12 को भी 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 30/36. ठीक है, तो ये हम ले लेंगे. अब हमारा K1 है 21 और K2 है हमारा यहाँ पे 30, और हमारा जो m है डिनोमिनेटर जो सेम है वो क्या बन गया है, 36. तो K2 माइनस K1 करके चेक करते हैं. K2 माइनस K1 है 30 माइनस 21, जो कि आ जाता है 9, एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 6. तो जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है, फुलफिल हो गई है. ठीक है, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b, कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर. कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है वो एक इंटीजर होना चाहिए, वो तो है ही. ठीक है, तो अब हमने इन दोनों के बीच में क्या करना है, 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/12 एंड 10/12, या फिर 10/12 जो 12 था वो एक्चुअली उसकी रियल वैल्यू थी 5/6. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/6 आर 22/36, क्योंकि हमने 21/36 और 30/36 के बीच में लिखने हैं. सो 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, और ये हमारा फिफ्थ रैशनल नंबर हो गया 26/36. आप बेटा 27/36, 28/36, 29/36 भी यूज़ कर सकते हो. मैंने कोई 5 लिखने थे तो मैंने ये 5 लिख लिए. ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन.
वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स a एंड b यूजिंग दिस मेथड। तो हमने ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा कि जब हमें होता था कि हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम n+1 करते थे, ठीक है ना। 6 रैशनल नंबर्स जो है 6 से मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे ही अगर हमने 7 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो हम 8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे। तो ऐसा क्यों है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडीशन। तो बेटा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें सपोज कि कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड one number between, suppose take any two numbers, for example 5 and 7, ठीक है। इनके बीच में मुझे कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस इज 7 माइनस 5 दैट इज 2, ठीक है ना। मुझे एक नंबर ढूंढना है इन दोनों के बीच में, पर इन दोनों का गैप कितना है? 2 है, मीन्स n+1 है, ठीक है ना। मेरा यहाँ पे 1 नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स n क्या है? 1, पर हमारा गैप कितना है? गैप है मेरा n+1 दैट इज 1+1, मेरा 2 का गैप है, ठीक है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं आ कंडीशन k2 माइनस k1 guarantees that there are n integers available between k1 and k2, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि टू फाइंड, ठीक है, ये हमने एक पॉइंट लिखा, हम दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि टू फाइंड एग्जैक्टली n integers between k1 and k2, the overall difference between them should be greater than n, ठीक है बेटा। ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 3 rational numbers x, y, z satisfy x plus y plus z is equal to 0 and xy plus yz plus zx is equal to 0. Show that all rational numbers x, y, z must be simultaneously 0. तो वो बोल रहे हैं कि कोई 3 रैशनल नंबर्स हैं, वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमने ये बताना है कि जो ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं वो साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए, मीन्स अलग अलग जो है वो तीनों एक ही टाइम पे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो देखते हैं ये कैसे करना है। बेटा हमें एक कंडीशन पता है, एक आइडेंटिटी पता है हमें। यहाँ पे आइडेंटिटी होती है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना। ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम इसे आगे फर्दर कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे और ये जो तीनों टर्म्स हैं दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू
x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तीनों ही टर्म्स में 2 कॉमन है तो हम -2 कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो जब माइनस कॉमन निकल जाता है तो साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 0 स्क्वायर लिख लो, -2 और ये भी क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम यूजिंग द कंडीशंस गिवन, यूजिंग द कंडीशंस गिवन, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 0 - 0, तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है कि शो दैट ऑल रैशनल नंबर्स एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0, मीन्स मुझे ये बताना है कि एक्स वाई जेड जो है वो 0 है। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो अब यहाँ पे क्या आ गया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और जेड स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर 0 हम लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, x की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव ले लो, सपोज 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, और अगर आपने x की वैल्यू -1 ले ली, कोई नेगेटिव वैल्यू ले ली तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1 हो गया। तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उनका जो सम है इन स्क्वायर्स का जो सम है वो इक्वल टू 0 है। और ये कब पॉसिबल है, जब वो इंडिविजुअली 0 होंगे। सो बट देयर सम इज 0, दिस इज पॉसिबल only if they are individually 0, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि शो दैट ऑल रैशनल नंबर्स x, y, z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज x, y, z must be simultaneously 0, ठीक है बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस b अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर्स a एंड b। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, देखो a प्लस बी अपॉन 2 क्या होता है, एक एवरेज होता है, a और b का मीन होता है, एवरेज होता है, ठीक है ना। तो हमने ये शो करना है कि वो उनके बीच में एग्जैक्टली उनके बीच में लाई करता है। तो हम सपोज करते हैं लेट 2 रैशनल नंबर्स b, a and b such that a is स्मॉलर देन बी। तो ये हमने एज्यूम किया है कि ए जो है वो बी से स्मॉल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इज स्मॉलर देन बी इनइक्वालिटी लेके चलेंगे और केस 1 लेके चलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम ए इज लेस देन बी लेके चल रहे हैं, और हम दोनों तरफ क्या करेंगे ए ऐड करेंगे, ए प्लस ए, और यहाँ पे भी ए ऐड किया बी में तो ए प्लस बी आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास मिल जाएगा 2a लेस देन a प्लस बी। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हमें क्या मिल जाएगा 2a डिवाइडेड बाय a, 2a डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिल जाएगा मेरे पास a, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शो किया कि जो a है वो a प्लस बी अपॉन 2 से क्या है स्मॉलर है, या फिर हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 जो है वो a से बिगर है, ठीक है। केस 2 लेते हैं यहाँ पे,
केस 2, यहाँ पे हम दोबारा से सेम इनइक्वालिटी लेके चलेंगे, a स्मॉलर देन b, बट इस पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ b ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एडिंग b ऑन बोथ साइड्स, a प्लस b एंड b प्लस b, एडिंग b ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा a प्लस b स्मॉलर देन b प्लस b होता है 2b। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, a प्लस b अपॉन 2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन 2b अपॉन 2 हो जाएगा b। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि a प्लस बी अपॉन 2 जो है वो b से स्मॉल है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया, देयरफॉर यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन 1 और यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी सी दैट a प्लस बी अपॉन 2 जो है वो a से तो बड़ा है बट b से क्या है, स्मॉल है। इसका मतलब क्या है, हमने शो करना था कि रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर्स a एंड b। सो देयरफॉर a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर्स a एंड b। ठीक है बेटा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेन्यूजेस ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स इन दिस फिगर विच इज़ रेफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पायरल। तो ये एक स्क्वायर रूट स्पायरल है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है हाइपोटेन्यूज की, और जो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इतने सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हम सबसे पहले इसे a मान लेते हैं, इसे b, c, d, e, f, g, h, I और ये हो गया j। तो इनके हर ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कैसे पता चलता है, जो हमारा जहाँ पे राइट एंगल बना होता है उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे ये वाली साइड ऐसे ही सो ऑन, ये वाली जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इनमें हमने इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं ओ, या नहीं भी मानते तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ए के साथ। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए लेंगे, ट्राइंगल ए। तो यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दोबारा से लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी क्या है, 1 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस 1 हो गई। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 2। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, √2। ठीक है, तो मेरे जो ट्राइंगल ए है उसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ गई, √2। चलते हैं ट्राइंगल बी की तरफ। ट्राइंगल बी, तो दोबारा से हम लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी √2। ठीक है ना, तो मेरा जो परपेंडिकुलर आ गया वो क्या आ गया, √2 आ गया। और ये बेस कितना है, 1 है। और हमने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है मेरा √2 स्क्वायर प्लस बेस है मेरा 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 + 1 जो कि होता है 3। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 3 और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, √3। तो यहाँ जो ट्राइंगल बी है उसका जो ये हाइपोटेन्यूज है ये मेरी कितनी आ गई, √3 आ गई। ठीक है, तो जो ट्राइंगल सी है उसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं ट्राइंगल सी की तरफ। ट्राइंगल सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब मेरा परपेंडिकुलर है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा 1 है। तो ये आ गया 3 + 1, तो ये आ गया 4। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, √4। और √4 हमारा क्या होता है, 2 होता है।
ठीक है। तो मैं √4 ही लेके चलूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए आगे अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल सी है, ये मेरा ट्राइंगल सी है, इसकी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई √4, जिसको हम 2 भी बोलते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है वो नेक्स्ट ट्राइंगल की क्या बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है। जो भी हमारी लेंथ आ रही है हाइपोटेन्यूज की वो नेक्स्ट ट्राइंगल की क्या बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है। तो यहाँ पे ट्राइंगल डी जब हम लिखेंगे, ट्राइंगल डी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो मेरा परपेंडिकुलर √4 था, हम 2 भी ले सकते हैं, तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 1। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आ गया मेरा 5, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई √5। तो ट्राइंगल डी की जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो √5 है। हम आगे चलते हैं ट्राइंगल ई की तरफ। ट्राइंगल ई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ट्राइंगल ई का परपेंडिकुलर देखो बेटा, ट्राइंगल ई, ये ट्राइंगल ई है। तो अब मैंने ये क्या निकाला, मैंने ये निकाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जो कि आया है मेरा √5 आया है। तो वो मेरा क्या बन गया है, परपेंडिकुलर बन गया है नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए। तो √5 का स्क्वायर और बेस दिया हुआ हमें 1, तो 1 का स्क्वायर, 5 + 1, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 6, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई √6 आ गई। तो ट्राइंगल ई में हाइपोटेन्यूज मीन्स ये हाइपोटेन्यूज है मेरा, इसकी वैल्यू आ गई √6। तो जो ट्राइंगल एफ है उसका परपेंडिकुलर √6 है और उसका जो बेस है वो 1 है। तो आगे करते हैं ट्राइंगल एफ, ट्राइंगल एफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो √6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 + 1, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 7, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई मेरे पास √7। सो ट्राइंगल जी, तो ट्राइंगल एफ का जो हाइपोटेन्यूज है वो ट्राइंगल जी का परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है आगे भी। तो ये आ जाएगा मेरे पास √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 + 1 जो कि होता है 8। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 8, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई √8, ठीक है। तो ट्राइंगल जी, यहाँ पे चलते हैं ट्राइंगल जी दिखाते हैं आपको। तो ये बेटा हमारा ट्राइंगल जी है, और ट्राइंगल जी का ये हमने अभी हाइपोटेन्यूज निकाला है जो कि आया है √8। ये कितना आ गया हमारे पास, √8 आ गया। अब हम ये जो √8 है वो ट्राइंगल एच का क्या बन गया, परपेंडिकुलर, बेस कितना है 1। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास 3 और ट्राइंगल्स रह गई हैं। तो ट्राइंगल जे तक हमने जाना है, जो हाइपोटेन्यूज है वो अगले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल एच हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर अब हमारा है जो पिछली ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज था, दैट इज √8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 8 + 1 जो कि होता है 9। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 9, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई √9, और √9 होता है 3, ठीक है। तो ये जो मेरा है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल एच की है। अब हम ट्राइंगल आई लिखेंगे, ट्राइंगल आई एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा √9 भी ले सकते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, तो मैं √9 ही ले रही हूँ। √9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 9 + 1 क्या होता है 10। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 10, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई √10। तो बेटा ये ट्राइंगल आई का मेरे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई √10। अब मेरे पास लास्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल जे। ठीक है, तो ट्राइंगल जे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मेरी जो ट्राइंगल आई की हाइपोटेन्यूज थी वो जो ट्राइंगल जे है उसके परपेंडिकुलर बन गया है। तो √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होता है 10 + 1, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 11। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई √11। तो जो मेरा लास्ट ट्राइंगल था यहाँ पे जे, और यहाँ पे जो उसका हाइपोटेन्यूज है ये वाला, तो इसकी जो लेंथ है ये कितनी
आ गई √11। हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे √2, ये आ गया था मेरा √3, ये आ गया √4 जिसके हम 2 भी बोलते हैं, ये आ गया √5, फिर इधर आ गया √6, ये आ गया था √7, फिर आया मेरा √8, ये आ गया था √9 और यहाँ पे आ गया था मेरा √10 और लास्ट ट्राइंगल की मेरी लेंथ आई है हाइपोटेन्यूज की √11। तो हमने सभी जो ट्राइंगल्स हमें गिवन थे, राइट ट्राइंगल्स गिवन थे, उनकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लिए। तो हम एंड में ये लिख सकते हैं कि therefore length of the hypotenuses of all the right triangles are √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 एंड √11। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, सभी क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस के बिना जो है बेटा आप समझ नहीं पाओगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। Write your valuable feedback in the comment section. Like, share, subscribe to my YouTube channel. Practice Sahi Yoga Maths. Also follow me on Instagram. Thank you for watching.